हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हाइव। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइट के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे चैप्टर के नाम में शामिल है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? रिफ्लेक्शन देखा था। यहां पर हम क्या देखने जा रहे हैं? रिफ्रैक्शन। नो डाउट दोनों ही टॉपिक लाइट की प्रोपगेशन से रिलेटेड है, जो ऑप्टिक्स का पार्ट होता है, वही चीज हमने कहा है। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इट इज बेंडिंग और डेविएशन of a ray of light when it travels from one medium to another. कैसे डिसाइड होगा? Having different डेंसिटीज, लेकिन वर्ड आ जाएगा ऑप्टिकल डेंसिटीज। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करेगी जिसकी डेंसिटी अलग अलग है, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो लाइट अपने पाथ से डेविएट कर जाता है। इसका मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की बात वायोलेट हो रही है। हम अपने एवरीडे लाइफ में इन चीजों को देखते हैं। याद करो, एक ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी आपने रखा हुआ है और एक पेंसिल को उसमें थोड़ा टिल्ट करके डालिए, क्या ऑब्जर्व होता है? जो पानी के अंदर सबमर्ज पोर्शन है, पानी के अंदर डूबा हुआ जो पोर्शन पेंसिल का है, दैट अपीयर्स लिटिल बिट बेंड। दैट इज रिफ्रैक्शन। वो रीजन उसका हो गया रिफ्रैक्शन। अनदर एग्जांपल, कोई भी वाटर बॉडी बाहर से अगर देखो, पानी किसी भी ऑब्जेक्ट में भरा हुआ है, चाहे ग्लास हो, चाहे मग हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, बाहर से देखने में दैट अपीयर स्वैलो, कम गहरा महसूस होता है। इट इज अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। वी हैव सो मेनी नेचुरल फेनोमेनन दैट अकर्स, दैट हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये बात होती है। अपने पाथ से डेविएट या बेंड कर जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है? क्या होगा भाई? ऑप्टिकल डेंसिटीज डिफरेंट होने चाहिए। अब सवाल होता है, पॉइंट नंबर 1, इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम rarer to denser medium, कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी, क्या होगा भाई? इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल इन डेंसर मीडियम। देखिए क्या है भाई, ये एक इंटरफेस है, एक इमेजिनरी लाइन है। ऊपर में कम डेंसिटी से एयर और नीचे में ज्यादा डेंसिटी से वाटर। अब रे ऑफ लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? रेयर टू डेंसर। ये एक रे ले लेते हैं और इसे हम आगे बढ़ा दें डॉटेड से, क्योंकि बेंडिंग को हम देख पाएंगे तभी। तो ये सीधी जानी चाहिए थी क्योंकि दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट है, लेकिन हुआ क्या? ये बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है जो दोनों तरफ जाएगी। नॉर्मल, दिस रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देख पा रहे हैं किधर बेंड हो गई? नॉर्मल की तरफ। जो सीधी जानी चाहिए थी, इसकी बेंडिंग किधर हो गई? इस तरफ हो गई। दैट इज रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर रे ऑफ लाइट, इफ अ ray of light
ट्रेवल्स फ्रॉम, उल्टा कर दे, डेंसर टू रेयरर मीडियम, it bends away from the normal in rarer medium. जो सेकेंड मीडियम थी इस बार रेयरर है. क्या होगा भाई, फिर से एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है जो दो, जैसे ये लाइन दो मीडियम को डिफरेंशिएट करने वाली एक इमेजिनरी लाइन या प्लेन है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई तीसरी चीज नहीं है, ये एक बाउंड्री वाल है इमेजिनरी. तो ऊपर में इस बार कौन सा है, डेंसर है, और नीचे रेयरर. रे ऑफ लाइट कुछ इधर जानी थी, बट जब मीडियम की डेंसिटी चेंज हुई तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड हो गया इधर. दूसरे मीडियम में जब ये एंटर करेगी वहां पर ये बेंडिंग होती है. ठीक है, ये बेंडिंग का मैनर, डेफिनेशन. क्या कॉज होगा भाई इसका, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या हो सकता है, बस यहीं पे आपके पास एग्जांपल है, सारी चीज यहीं पे है. क्या भाई, इट अकर्स ड्यू टू change in optical densities and speed of light. क्या पढ़ा था हमने शुरुआत में, प्रॉपर्टीज में, देखिए एक बार फिर से आ रही है बात. स्पीड ऑफ लाइट decreases with increase in density, मतलब optical density of the medium and vice versa. Got it? ये बात हमारे पास आ रही है, रिफ्रैक्शन, मैनर और क्या रीजन हो सकता है इस चीज के लिए. समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, हम किस ढंग से देखें. तो अब रिफ्रैक्शन का ये कॉमन एक रे डायग्राम हमने बना लिया. जो रे किसी पर्टिकुलर सोर्स से आ रही है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे. दिस वन इज नॉर्मल, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सपोज ये रेयरर मीडियम है एंड दिस वन डेंसर. ये जो बीच में लाइन मैंने डाली है, क्या बताया है, इट इज इमेजिनरी लाइन और प्लेन. इसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, इसको कहते हैं इंटरफेस. इमेजिनरी लाइन या प्लेन जब बेंड होके गई दूसरे मीडियम में तो इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे. इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने वहां पढ़ा था, यहां पर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. थोड़ा सा चेंज होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मेजरमेंट कैसे होगी, with the help of normal. It is the angle between incident ray and normal at the point of incidence. ठीक है, this one एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्लियर है, पहले जैसा. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा चेंज है, मेजरमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक बात, ओके। तो क्या चेंजेज हो रहे हैं? आगे बढ़ने के पहले, लॉ पे आने के पहले एक चीज देखें जो इंपॉर्टेंट है और कहीं आपको दूसरी जगह आमतौर पे नहीं दिखता है, कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या क्या चेंज उसके साथ होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम one medium to another having different optical densities, क्या होगा? नंबर 1, इट्स डायरेक्शन चेंजेज। भाई यही तो है डेविएशन या बेंडिंग, रिफ्रैक्शन। दूसरा, इट्स स्पीड चेंजेज, ये भी हम देख चुके हैं पहले। नंबर 3, 9 से रिलेटेड है। आप लोगों ने साउंड चैप्टर में वेव वेलोसिटी पढ़ा था। वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी यानी स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी, v जैसा जो स्ट्रक्चर है, और लैम्डा वेवलेंथ। दो चीजों का प्रोडक्ट है कोई भी वेव की स्पीड, वेव की वेलोसिटी। तो अगर दो चीजों का प्रोडक्ट है तो क्या दोनों चेंज होंगे? क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है v, क्या दोनों चेंज होंगे? कोई एक चेंज होगा। कौन चेंज होगा? आते हैं। इट्स वेवलेंथ लैम्डा चेंजेज। बट इट्स फ्रीक्वेंसी न्यू डज नॉट चेंज। ये कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलता। एंड हेंस इट्स कलर, जो आप रे का कलर ले रहे हैं, जिस कलर की रे ले रहे हैं, इट्स कलर रिमेन्स द सेम। कलर नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी और कलर नहीं चेंज होता। बच्चों ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूं, 4 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे बुक्स में कहीं पे ये इस ढंग से लिस्ट में नहीं मिलती है, थोड़ी हायर चीज है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बात होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हर काम को अच्छे ढंग से करने के लिए वी मस्ट हैव टू फॉलो, ओबे सम रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था हमने, यहां भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट। अगेन 2 लॉज है, जैसे वहां पे 2 लॉज थे, यहां भी 2 लॉज है। फर्स्ट वन, द इंसिडेंट रे देन नॉर्मल एट the point of incidence and the refracted ray all lie in the same plane। ये तो वही है, एकदम उसी रंग का है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो पहला था, केवल एक वर्ड का चेंज है। यहां पर रिफ्रैक्टेड रे और वहां पर रिफ्लेक्टेड रे था। एक ही इस बोर्ड की प्लेन में, आपकी नोटबुक की प्लेन में ये सारी चीजें ड्रॉ की जा सकी, दैट इज प्लेन।
लेकिन दूसरा क्या था वहां, बड़ा सिंपल सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या वर्ड चेंज हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। क्या आपको लगता है ज्योमेट्री वाइज ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? इसलिए पहले डेफिनेशन बताई थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या इक्वल है? नहीं है क्लियर। चाहे रेयरर से डेंसर में जाए, चाहे डेंसर से रेयरर में जाए, पहले हमने देखा ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी, रे सीधी इस पार से उस पार निकल जाएगी, तभी ये पॉसिबल है। वो कैसा हम अलग से देखेंगे कि वो कब होगा, बट इन जनरल क्या दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं है। लेकिन रिलेशन जो सेकंड का है वो तो एंगल के बीच का ही है, दूसरा कुछ नहीं है। साइंटिस्ट हुए थे स्नेल साहब, बड़ी मेहनत करी, एंगल्स की वैल्यू को उन्होंने रिलेट करना शुरू किया। ऑब्वियसली उस समय में हीट एंड ट्रायल मेथड चली होगी भाई, हमारे पास वेल वेरीफाइड, वेल प्रूव्ड है। इन्होंने ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प ली, इन दोनों एंगल्स को रिलेट करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प ली। देखिए कितना बढ़िया है, पहले लैंग्वेज फिर वहां पे आएंगे। द रेशियो ऑफ, रेशियो समथिंग अपॉन समथिंग, ऑब्वियसली एंगल्स का, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई बहुत सारे ऑफ की जरूरत है, पकड़ के रखना, काउंट करते रहना। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is constant for a given pair of media, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, दो मीडियम इन्वॉल्व हुए हैं तब ये बात आई है, पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम का प्लूरल, एंड फॉर अ गिवन रे ऑफ लाइट। यहां पर गिवन रे ऑफ लाइट का मतलब होता है बच्चों, कौन सी वेवलेंथ, कौन सी कलर की रे आपने ली है, उसके अकॉर्डिंगली बेंड की बात होगी, उसके अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात होगी। सो दिस इज द स्टेटमेंट। अब आपके पास वर्ड आ रहा है, ये साइन क्या है? ये साइन वर्ड पूरा नाम है। ट्रिगोनोमेट्री में राइट ट्रायंगल की बात होती है, और राइट ट्रायंगल में शायद आपने क्लास 9th में कॉस थीटा की बात पढ़ी है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, राइट ट्रायंगल में साइड्स की रेशियो का नाम होता है, पूरा नाम साइन, SIN, शॉर्ट में लिखते हैं SIN। दूसरा कोसाइन, शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। तीसरा टेंजेंट, शॉर्ट में लिखते हैं टैन। डिटेल्स हम देखेंगे। फिलहाल इस पूरे सेंटेंस को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो क्या होगा, साइन I अपॉन साइन ऑफ R, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। रेशियो क्या है, इज कांस्टेंट। अभी ये पूरी बात नहीं हुई है, लेकिन पहले इसको लिख दूं, वेयर n, थोड़ा स्पेस देते हुए, इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मैं नहीं लिखूंगा, इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक नया वर्ड आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ऑफ मीडियम टू with respect to medium 1, 2 और 1। बात पूरी क्या बताया था, यहां पे लिखेंगे 21, यहां पे लिखेंगे 21। ये जरूरी है देना, मेंशन करना, क्योंकि इसकी भी 21 जो नंबर्स हमने डाले हैं 2 और 1, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है।
सो बी केयरफुल। इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मेट। नोट दिस, second law of refraction is also called, किन्होंने किया था? स्नेल लॉ। अलग से इसे लिखने को भी पूछा जा सकता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। राइट बच्चों? ओके, तो क्या मिला था हमें? स्नेल्स लॉ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नया कांस्टेंट मिला था। क्या है ये? केवल नेमिंग कर देने से थोड़ी काम चलेगा। क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा एक्चुअल नेम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब कंपेयर करना है। यस, वहां लिखा था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी उन दोनों के बीच में कंपैरिजन की बात हो रही है। वहां पर रिलेशन एक दोनों का है। अगर आप मीडियम बदलोगे तो बात बदल जाएगी ऑब्वियसली। तो ये रिलेटिव वर्ड पूरा है, लेकिन ज्यादातर आपको लिखा रहेगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, बुक में, कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही वर्ड आता है, RI। पूरा नाम रिलेटिव, क्योंकि कंपेयर करना है दो मटेरियल मीडियम जिससे लाइट ट्रेवल कर रही है। क्या है ये? एक तो हमने डेफिनेशन के तौर पे वहां देखा रेशियो के रूप में साइन I अपॉन साइन R, लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या क्या चेंज होता है? उसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन था, कॉज था। क्या भाई? स्पीड चेंज करना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब आप डिफाइन करते हो तो स्पीड की टर्म में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। It is defined as ratio of speed of light in first medium to speed of light in second मीडियम। बड़ी सिंपल सी आ गई बात। यहां कोई भी रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी। रेयरर से डेंसर में जा सकता है, डेंसर से रेयरर में जा सकता है। ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट, इसका रीजन, इसका कॉज स्पीड में चेंज होना है। डेंसिटी में चेंज की वजह से स्पीड में चेंज हो रहा है। तो ये चीज हमारे पास इसकी डेफिनेशन के रूप में आ रही है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। क्या लिखेंगे इस पूरे को? ये तो शॉर्ट में लिख दिया डेफिनेशन के लिए, जब आप इसको कैलकुलेट करने में आएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ध्यान देंगे यहां पर क्या लिखा? फर्स्ट टू सेकेंड। यहां पर क्या दे रहे हैं? सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। एकदम ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन speed of light in second medium। क्लियर है? क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा? N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसे V1 अपॉन V2
एंड अगर आपको लगे नहीं इसका जो सीक्वेंस है, रेशियो जो है पता नहीं कैसे हो गया, आपने इसको सुधार के लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium, तो रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ध्यान देंगे इसी बात पे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, सिंबॉलिकली N12 V2 V1, got it? Refractive index of second with respect to first, refractive index of first with respect to second. N21 N12 V1 by V2 V2 by V1. अभी एक और चीज इसके बारे में देखेंगे, क्या भाई, हमें पता है कि जब स्पीड जो किसी वेव का यानी लाइट का अगर आप मेजर करते हो तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा वेवलेंथ। अब कह रहा है कि ये वाली चीज तो चेंज हो रही है और इधर ये वाली चीज चेंज हो रही है, ये कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप वेवलेंथ की टर्म में एक्सप्लेन करना चाहो या किसी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो क्या लिखेंगे, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, क्योंकि न्यू यानी फ्रीक्वेंसी जो है ये होता है वेवलेंथ, ये होता है फ्रीक्वेंसी, और ये वेव वेलोसिटी यानी स्पीड वेलोसिटी 9th में पढ़ चुके हैं। यहां पर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 वेवलेंथ की रेशियो के रूप में भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट में क्या रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला चाहे ये वाला, इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों भाई यूनिटलेस क्वांटिटी, क्यों भाई, क्योंकि रेशियो सिमिलर चीज का है, स्पीड टू स्पीड, वेवलेंथ टू वेवलेंथ। स्पीड का मीटर पर सेकेंड होता है, कैंसिल हो गया यूनिट, वेवलेंथ का मीटर, कैंसिल हो गया यूनिट। तो सिमिलर चीज का रेशियो है, इसी वजह से ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, सिर्फ एक नंबर के रूप में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो दो हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों के दोनों मटेरियल मीडियम थे, एयर, ग्लास, वाटर, कोई भी दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम दोनों थे। बट जैसा हमें पता है कि लाइट का तो मेन सोर्स सन है और सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत वास्ट 15 करोड़ किलोमीटर्स। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर, एयर की लेयर तो है, लेकिन कितनी दूर तक, 100 किलोमीटर बस, उसके बियॉन्ड तो वैक्यूम है। लेकिन लाइट वहां से ट्रेवल करके आती है, हमने पीछे पढ़ा है क्या भाई कि लाइट की नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, इसका मतलब लाइट ट्रेवल तो कर सकती है, लेकिन जब ये वैक्यूम से एयर में एंटर करेगी यानी वैक्यूम से मटेरियल मीडियम में एंटर करेगी तो भी एक बार स्पीड इसका चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। अब वो आइडियल कंडीशन है वैक्यूम,
मटेरियल मीडियम का पेयर बदल सकते हैं, लेकिन अगर एक उसमें से वैक्यूम हो जाए तो उस वैक्यूम को आप दूसरे से चेंज नहीं करोगे, तब उस कंडीशन में आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल अगर मैं कहूं, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल मीडियम, कुछ भी m मान लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, और लेस और मोर आप कह सकते हो एयर भी। क्योंकि एयर की डेंसिटी उस हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट उसी का हो जाता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एज वेल एज इन वैक्यूम ऑलमोस्ट बहुत क्लोज है। तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट वही लेते हैं जो वैक्यूम में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज एंड डिफाइंड एज क्या भाई, एब्सोल्यूट refractive index of any material medium is the ratio of speed of light जहां से आ रही है in vacuum to speed of light in given medium जो आपने लिया। So this is absolute refractive index, absolute refractive index of material medium m। जैसे ही एब्सोल्यूट वर्ड आ गया, इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू छुपा हुआ है, बात वही आ गई, वो छुपा हुआ है कि जब कभी भी रिलेशन में होगा विद रेस्पेक्ट टू होगा तो वो वैक्यूम ही होगा। क्या होता है रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, न्यूमरेटर में फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जहां से लाइट आ रही है, और डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट जो बेंड हुआ सेकेंड मीडियम में जाने से, तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन, पहला कौन सा है, वैक्यूम, ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। क्या लिया, एम लिया, जो भी एक्स वाई जेड, एयर वाटर ग्लास कुछ भी, उसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्यों, एन तो वही लिखा जाएगा भाई, एन नहीं बदलेगा, लेकिन क्या था वहां N21 N12, जो पहला नंबर था 21 में 2 और 12 में 1, उसका मीनिंग है कि लाइट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट के बेंडिंग के लिए, वो सेकेंड मीडियम में एंटर करने पे हुई है, फर्स्ट मीडियम में जब तक थी तब तक कोई बेंड नहीं है, तो न्यूमरेटर में वो चीज आएगा। यहां पर हम लिखे लेंगे केवल m, वैक्यूम का v या कुछ XYZ नहीं देना है, वो अंडरस्टूड है, क्यों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो इस चीज का जो पूरा लैंग्वेज है, इसका शॉर्ट में NM लिखा जाता है, और इधर भी थोड़ा चेंज होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को लेटर C से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड VM, C अपॉन VM आपको याद रखना है, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
याद रखना है, हो गया। तो तीन चीज वहां भी थी, N21 इज इक्वल टू V1 बाई V2, या फिर N12 इज इक्वल टू V2 बाई V1, तीन चीज वहां भी थी, यहां भी तीन चीजें हैं। इन तीन में से कोई भी दो चीज गिवन होगी, तीसरी निकालनी है। इन तीन में से भी एक चीज आपको याद रखनी है, याद हो गया। बाकी दो में से कोई एक गिवन होगा, दूसरा निकालना है, सिंपल। ओके, लेकिन एक स्पेशल बात होती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ any material medium Nm is always greater than 1। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी। इसका मतलब न्यूमरेटर के कंपैरिजन में जो इसकी वैल्यू ये है 3 इंटू 10⁸, न्यूमरेटर के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी। न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर कम। इसका मतलब इस फ्रैक्शन का आंसर क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। यस, ठीक है। तो ये चीज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेल्प करेगा आपको इस ढंग से सारी चीजें। ओके, तो यहां पर हमारा बेसिक कंसेप्ट जो है रिफ्रैक्शन का ये ओवर होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस रिफ्रैक्शन का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेंस के रूप में। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि क्या इन दोनों को आपस में रिलेट किया जा सकता है किसी कंसेप्ट से। N12 और N21 को आपस में कैसे रिलेट किया जा सकता है? फॉर्मूला आपके पास है, यू कैन, अभी आप कर सकते हो, बट इसको एक तरीके से डिराइव करके हम देखेंगे। कई बार मोस्टली क्वेश्चन में अभी आपके न्यू सिलेबस में शायद वो नहीं आए, लेकिन उन्हें उस चीज को समझना है, फॉलो करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो पढ़ना तो है ही। तो नेक्स्ट में हम वही करेंगे, क्या भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो दो हमारे पास 21 और 12 की कंसेप्ट थी, इसको रिलेट करना। और ये रिलेशन कहां से मिलेगा? जब आप रे ऑफ लाइट को पास करते हो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो वेट करें, जल्द आपके पास पहुंचने वाला है। उसमें है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एज वेल एज रिफ्रैक्शन का, यानी बेंडिंग का, यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करके आगे जाती है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेंस से रिफ्रैक्शन को हम प्रॉपरली देखेंगे। ठीक है, जब तक ध्यान से इसको पढ़ें, इन कंसेप्ट को ध्यान से रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।